हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम आता है। और ये चैप्टर का नाम होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और आज हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक जगह लाए हुए हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका सिर्फ हम आंसर बताते जाएंगे और आप लोग इसके ऊपर अच्छे से ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर है नेम सम फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स हम पहले डील कर चुके हैं। प्लांट के हार्मोन को हम लोग फाइटो हार्मोन्स कहते हैं और इनके नाम होते हैं ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एबिसिक एसिड। ये चार इसके नाम होते हैं। चारों के फंक्शंस भी हम बता चुके हैं, तो आज उसको हम लोग डील नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। या फिर ऑक्सिन्स क्या होता है, ग्रोथ, ये टिप पे होता है इसका लोकेशन। तो उसमें से ऑक्सिन्स जो होते हैं हमारे प्लांट के अपर टिप पार्ट में होते हैं, स्टेम के भी टिप पार्ट में और ये जो आपका रूट होता है उसके भी टिप पार्ट में। टिप पार्ट कहने का मतलब है अग्रभाग में होते हैं, जिसका काम होता है ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। फिर जिब्रेलिन्स होता है, साइड वाइज ग्रोथ में हेल्प करता है। जैसे ये स्टेम में पाया जाता है और स्टेम में पाए जाने की वजह से ये साइड वाइज ग्रोथ में मदद करता है। फिर आता है आपका साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स होता है फ्रूट्स के राइपनिंग में हेल्प करता है या फिर स्टोमेटल फंक्शंस में हेल्प करता है। और फिर लास्ट है एबिसिक एसिड, जिसका काम होता है ग्रोथ को इनहिबिट्स करना, यानी अब बहुत ज्यादा हाइट नहीं जाएगा, एक पेड़ का कितना हाइट जाना चाहिए ये उसका फंक्शन होता है। तो इसके चारों नाम हमने बता दिए और इसके सारे फंक्शंस बता दिए। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पर है नेम द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। हमारे शरीर में न्यूरॉन्स का पूरा जाल बिछा हुआ है, लेकिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच के जो स्पेस होते हैं उसको क्या कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा सिनैप्स। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइस। हमारे शरीर में हम लोग जब खाना खाते हैं तो नमक क्यों हमेशा आयोडाइज लेना चाहिए। वेरी सिंपल आंसर है, इट हेल्प्स इन द थायराइड ग्लैंड इन द फॉर्मेशन ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन्स एंड देयरफॉर इट इज नीडेड फॉर आवर बॉडी। दूसरा बात होता है it protect us from the disease which the goiter disease, मतलब ये हमारे शरीर को ग्वाइटर नाम के डिजीज से बचाता है। और दूसरी बात है ये हार्मोन के सिक्रेशन, जो थायराइड ग्लैंड है उससे जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, उसके हार्मोन के फॉर्मेशन में इसका हेल्प होता है। इस वजह से आयोडाइज्ड नमक हम लोग को खाने के लिए सलाह दी जाती है। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सेक्रेटेड इनटू द बॉडी। हमारे शरीर में जब एड्रेनलिन, जिसका पोजीशन आपके ब्रेन में होता है, उसका जब सेक्रेशन होता है जो डायरेक्टली ब्लड में होता है, तो क्या क्या होता है। जैसा कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं, ये कैसा हार्मोन होता है, इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी कहने का मतलब है जब आप किसी अचानक से किसी चीज को देखते हैं जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं था, जिस चीज के बारे में आप रेडी भी नहीं थे, वो आपके सामने ऐसा कुछ आ रहा है, तो उस वक्त इस तरीके का हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसके तहत क्या होता है हमारे जो मसल्स है वो एक्सपैंड कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड सभी जगह जाता है। ब्लड सभी जगह जाने से क्या होता है, आर्टरीज थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, हार्ट बीट थोड़ा बढ़ जाता है और हमारे जो मसल्स है वो एक्सपैंड कर जाते हैं। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं हमें क्या करते हैं, एक सिचुएशन से फाइट करने के लिए प्रोमोट करते हैं कि इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। इसलिए इसका दूसरा नाम हम लोग पहले भी जान चुके हैं, एक तो इमरजेंसी हार्मोन है और दूसरा फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है। मतलब हमारे शरीर को यह सजेस्ट करता है कि अब इस सिचुएशन को हम लोग कैसे डील करेंगे। इसके फंक्शंस में वही है, हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, मसल्स आपके एक्सपैंड कर जाते हैं और फिर मसल्स जो होता है वो एक्सपैंड करता है और जो ब्लड का आर्टरीज है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ये सारे चीज होते हैं। आपको कभी कभी देखते हो कोई चीज देखते हैं तो आपको डर से पूरा रोआ जो खड़ा हो जाता है, जिसको हम लोग गूज बम्प्स कहते हैं, वो भी हो जाता है। ये भी इसका एक सिम्टम्स है। तो ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं और ये हमारे शरीर को अंदर अंदर रेडी करता है कि क्या करना है। और इस तरीके से हम लोग या तो दौड़ कर भाग जाते हैं, खुद को बचाते हैं, जैसे आप सांप देखेंगे तो खुद को दौड़ करके बचा सकते हैं। इस तरीके का फंक्शंस होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। एनिमल्स के केस में केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरीके से मदद करता है। The chemical coordination is maintained by the hormones secreted by the endocrine glands and these hormones are secreted into blood through which they can reach the target organs। कहने का मतलब है ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये हार्मोन कहलाता है। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन की मदद से होता है, जिसका सेक्रेशन एंडोक्राइन ग्लैंड में डायरेक्टली ब्लड में डालने से होता है। और ये क्या करता है, हमारे शरीर को इंस्ट्रक्शन देता है कि किस तरीके से क्या करना है। तो इस तरीके से हमारे शरीर को हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन में। ठीक है। और इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रेन।
जैसा कि आप जानते हैं ब्रेन का सबसे पहला काम तो होता है हम लोग सोचते हैं। सोचने का काम किसका है? ब्रेन का है। दूसरा, ये हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। ठीक है, आप कभी कोई सिचुएशन देखते हैं तो आपको डर लगता है, लेकिन ये ब्रेन ही है जो सिचुएशन को कंट्रोल भी करवाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग इस चीज से निकल जाएंगे, इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। तो दूसरा इसका फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स द हार्ट बीट। और तीसरा होता है मेंटेन या बैलेंस द बॉडी। हमारे शरीर के पोस्चर को बैलेंस किया रहता है। ये नहीं कि कुछ सुने तो डर के मारे गिर गए या कुछ भी इस तरीके का हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शरीर को बैलेंस करता है। तो इसके फंक्शंस तीन हैं। सबसे पहला है थिंकिंग, यानी सोचने का। जैसे आपके पास कभी कोई समस्या आती है तो आप सोचते हैं, तो ये थिंकिंग हो गया। दूसरा है रेगुलेट करता है हार्ट बीट को। नहीं तो हम लोग किसी भी चीज़ को देखेंगे तो हो सकता है कभी बहुत ज़्यादा डर जाए या बहुत ज़्यादा कुछ भी हम लोगों के साथ हो सकता है, तो उस जगह ये रेगुलेट करता है हमारे हार्ट बीट को। और तीसरा होता है हमारे शरीर के बैलेंस को ये बनाए रखता है। शरीर को बैलेंस के बनाए रखने का मतलब है कि ये हमारे पोस्चर को मेंटेन करता है, जिसके लिए मेनली मिडिल ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके का इसका फंक्शंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी। रिसेप्टर्स ये कहाँ लगा हुआ होता है? पहले बता चुके हैं, ये न्यूरॉन के साथ लगा हुआ होता है, अटैच होता है, बताया था न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में। और इसका फंक्शंस क्या होता है? ये रिसीव करता है जो भी हमारे आसपास एनवायरनमेंट में स्टिमुली हो रहा है, उसको ये रिसीव करता है। तो ये क्या करेगा? ये डिटेक्ट करता है जितने भी इंफॉर्मेशन है फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में जिस तरीके का भी ये हो रहा है, गति चल रहा है, उसको ये रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंगली ये क्या करता है? हमको इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या करना है। जैसे आप मान लीजिए कभी कोई चीज़ छूते हैं, गर्म है, तो उस जगह आपके जब रिसेप्टर को पता चलता है ये चीज़ गर्म है, तो आप अपने हाथ को इस तरीके से खींचते हैं। तो ये रिसेप्टर का ही फंक्शंस होता है कि ये आपके इंफॉर्मेशन को एनवायरनमेंट से डिटेक्ट करे और उसके बाद ये हमारे शरीर में कहाँ होता है? ये सेंस ऑर्गन में होता है। ठीक है ना, सेंस ऑर्गन में होता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती। अगरबत्ती के स्मेल को हम लोग किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। आईज है, नोज है, ईयर है, टंग है और स्किन है। और सबके जो अलग अलग रिसेप्टर्स का नाम हमने बताया था, जैसे फाइटो रिसेप्टर्स होता है, फोनो रिसेप्टर्स होता है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होता है, थर्मो रिसेप्टर्स होता है। सबका अलग अलग नाम है। थर्मो आपका स्किन के लिए हो जाता है, फिर आपका रिसेप्टर हो जाता है, ये फाइटो रिसेप्टर्स हो जाता है आपके आंखों के लिए, फिर फोनो रिसेप्टर्स हो जाता है कान के लिए। उसी तरीके से ओल्फैक्टरी होता है जो स्मेल के लिए होता है। तो ओल्फैक्टरी नाम के जो रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस विदाउट द मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है स्मेल ऑफ द अगरबत्ती जो है वो ओल्फैक्टरी से डिटेक्ट होता है। ठीक है ना। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो हमारे फोर ब्रेन में, 3 तरीके का ब्रेन होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में इसका कनेक्शन होता है ओल्फैक्टरी का, और ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होता है, यही मेन जिम्मेदार होता है स्मेल के लिए। और ये फर्स्ट रिसीव बाय द ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इन नोज, नोज में होता हुआ तब फिर हमारे ब्रेन में जाता है और तब फिर ये काम होता है कि ये हाँ अगरबत्ती जल रहा है, इस तरीके का होता है। ठीक है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। एक आपका इस तरीके से क्वेश्चन भी होता है, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन है और उसके साथ वॉकिंग है, तो आप क्या करें, मतलब क्या अंतर है। तो एक चीज हो गया जिसको आप अपने मर्जी से कर रहे हैं, वो आपका हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है एनसीईआरटी का, सारा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक का ही है और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो उसमें हो जाएगा जैसे वॉलंटरी, इनवॉलंटरी रिएक्शंस, मतलब कुछ चीजें ऐच्छिक होती है, कुछ चीजें अनैच्छिक होती है। तो उस जगह क्या होता है, ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। इस रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस विदाउट थॉट एंड कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो हम लोग सोचे हुए नहीं रहते हैं, उसके लिए ये एक्शन कहलाता है। जैसे अचानक से आप कोई चीज देखते हैं और आपका माइंड उसको कन्वर्ट करता है कि अब क्या करना है, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। या फिर जैसे मान लीजिए आपके आंख के नजदीक कोई इस तरीके से हाथ ला रहा है, तो आप क्या करेंगे, वट से इस तरीके से हो जाते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। या कभी कोई आपको मारने के लिए कुछ ऐसा करता है तो आप ऑटोमेटिक इस तरीके से कर देते हैं, ये सारा रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस विदाउट अ थॉट,
मतलब हमने अभी उसके लिए कुछ सोचा नहीं है, रेडी नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में उस तरीके का एक्शन होता है जिससे कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। और ये किस तरीके का एक्शन होगा? इनवॉलेंटरी, जिसको आप कभी पहले सोचे हुए नहीं थे, अचानक से कोई इस तरीके का सिम्टम आने की वजह से आपके अंदर इस तरीके का एक्शन होता है। ये आपका क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी एंड वेयर इज द साइट ऑफ इट्स प्रोडक्शन। कहने का मतलब है इंसुलिन का काम क्या है हमारे शरीर में और इसका प्रोडक्शन का साइट क्या है। तो इंसुलिन क्या होता है? हमारे शरीर के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में जैसे हमने खाना खाया तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो लास्टली किस चीज में कन्वर्ट होता है? इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए हमेशा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और उस ग्लूकोज को फिर हमारे शरीर में एनर्जी के तौर पर यूज होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो वो क्या करता है? शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इसको कंट्रोल करने वाला जो होता है उसी का नाम होता है इंसुलिन। और इसका जो साइट बोल रहा है, मतलब इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो हमारे शरीर में एक ग्लैंड है जिसका नाम होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ग्लैंड से इसका सेक्रेशन होता है, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट कंट्रोल्स द शुगर लेवल इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। यदि इसका कभी भी इनकेस शरीर में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो हम लोग एक डायबिटीज नाम की बीमारी से भी सफर करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग उसको शुगर हो गया। और उस केस में क्या होता है? किसी का चावल खाना मना हो जाता है, किसी को चीनी खाना मना हो जाता है, और फिर आलू खाना मना हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोडक्ट होते हैं, इसी वजह से मना हो जाता है, ताकि कार्बोहाइड्रेट जाएगा ही नहीं तो ज़्यादा ग्लूकोज में कन्वर्जन होगा नहीं और शरीर मेंटेन रहेगा, इसकी वजह से। लेकिन उसके लिए भी यहाँ पर इंसुलिन जो है वो हमारे शरीर में यदि ऑटोमेटिक अच्छे से सेक्रेट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ब्लड शुगर लेवल को हमारे ये कंट्रोल करेगा। और इसका साइड पैनक्रियाज होता है। यदि इनकेस नहीं हो रहा है तो हम लोग एक इंजेक्शन भी लगाते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन, जिससे हमारे शरीर का ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल कंट्रोल हो। तो आई होप ये सारे आंसर आपको समझ में आए होंगे। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डील किया है। ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो चुका है और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।